हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर कोई चार्ज बहुत ही लंबी चार्ज वायर है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता है वो क्या होगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो ये हमारा जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हो गया। और ये जो जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर, तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी है। मीन्स गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ये। गॉस लॉ की हेल्प से हम निकालते हैं कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो जब मैं आप लोगों को गॉस लॉ पढ़ाया था तो मैं ये बताया था कि गॉस लॉ तभी वैलिड होता है जब जो चार्ज है वो किसी सरफेस से इंक्लोज हो। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे चार्ज है तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी निकाल पाएंगे जब ये जो चार्ज है वो किसी गॉसियन सरफेस से इंक्लोज्ड हो। ठीक है। और गॉसियन सरफेस जो है वो बस हाइपोथेटिकल होता है, ऐसा नहीं है कि रियल में कोई ऐसा सरफेस होता है। तो बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उसे इंक्लोज करते हैं गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस इस चार्ज वायर की वजह से चार्ज वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सिलेंडर। तो हम गॉसियन सरफेस पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो होगा एक सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। और इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस है उसमें एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं, एक छोटी सी एरिया कट कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो छोटा सा पोर्शन है इसकी वजह से जो इसका एरिया वेक्टर है वो किधर जाएगा, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। छोटी सी एरिया है तो इसलिए हम ds लिखते हैं। ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, छोटी से सरफेस से छोटी सी एरिया। और ये जो वायर है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, तो होगी आउटवर्ड नॉर्मल, वो भी होगी। ठीक है। और ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, मतलब पॉजिटिव से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज भी कैसा है, तो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो भी बाहर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो ये हो गया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने बात कर लिया इस सरफेस से, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा लेकिन ये नीचे की डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है उसकी जो एरिया वेक्टर है वो है ds1। इसे हम सपोज करते हैं सेकेंड सरफेस जिसकी एरिया वेक्टर है ds2। वैसे ही ये जो सरफेस है इससे भी एरिया वेक्टर जाएगा, तो इसे हम सपोज करते हैं ds3। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से दूर ही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी डायरेक्शन में, इधर भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया अब तक कि हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और इस केस में जो गॉसियन सरफेस हमारा होगा वो होगा एक सिलेंडर जिसकी रेडियस हमने माना है कि ये है r। और ये जो सरफेस है इस पे एक हमने छोटा सा पोर्शन लिया है जिसका एरिया वेक्टर है ds1। और ये जो वायर है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो है E। हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, वो पैरेलल हैं। और यहाँ पे जो ये वाला सरफेस के जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है।
यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 का जो वेक्टर है, DS2 जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि DS1 वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, DS2 वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। सिमिलरली DS3 भी परपेंडिकुलर है ई वेक्टर के। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है इसकी जो लेंथ है या जो इसकी हाइट है वो हम सपोज कर लिए हैं कि ये L है। और हम ये जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, E डॉट ए होता है हमारा, या इसे हम लिख सकते हैं EA cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो E डॉट ए होता है या EA cos थीटा होता है। अब देखो ये जो गॉसियन सिलेंडर है उसके 3 सरफेस हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये, और जो तीसरा है वो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है। मान लो अगर मैं यही मार्कर से समझाऊं तुम लोगों को, मान लो कि ये गॉसियन सिलेंडर है, ये वाला जो है सेम यही गॉसियन सिलेंडर है। तो यहाँ पे मैंने 3 एरिया वेक्टर लिया है ना, एक ऊपर, एक नीचे और एक ये कर्व वाला। तो मान लो कि ये जो है ये हमारा है DS3 वेक्टर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये DS3 वेक्टर है, नीचे वाला जो है वो है DS2 वेक्टर, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसकी जो ये वाली पूरी सर्फ एरिया है उसका जो छोटा सा, उसके जो छोटे से पोर्शन से हमने जो एरिया वेक्टर लिया है वो DS1 है। ठीक है, तो मतलब इसका फ्लक्स कहाँ कहाँ से आएगा, तो एक फ्लक्स जो आएगा वो इस वाले सरफेस से आएगा, मीन्स कर्व सरफेस एरिया से एक फ्लक्स आएगा, दूसरा इस वाले सरफेस से आएगा और तीसरा इस वाले सरफेस से आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS1 प्लस E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS3। ठीक है, तीनों सरफेस से जो फ्लक्स आएगा अगर हम उसे सम कर देंगे या उसका ऐड कर देंगे तो हमारा क्या देगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमें दे देगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, तो देखो जब हम यहाँ पे हमने क्या किया, इसे अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो ये क्या होगा, ये cos थीटा हो जाएगा। तो ये S1 क्या है, ये वेक्टर है, सॉरी एरिया वेक्टर है, तो इसे हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा EDS1 cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 प्लस ई डॉट, सॉरी डॉट नहीं रहेगा, EDS2 cos थीटा। तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो E डॉट DS3 डॉट नहीं रहेगा cos 90 डिग्री। अब तुम लोग ये जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा हमारा टर्म जो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से अगर हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो आंसर आता है वो आता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, किस वाले सरफेस की वजह से आएगा, तो आएगा हमारा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की वजह से। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा यही। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स हमारा किस सरफेस की वजह से आएगा, तो ये वाला जो सरफेस है पूरा इसकी वजह से आएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी वजह से आएगा। अब देखो तुम लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है। मीन्स पूरे सरफेस से जो पूरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो सेम है, मीन्स वो वेरी नहीं कर रही है, तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा DS1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और E हमने बाहर निकाल लिया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, E
इंटीग्रेशन ऑफ ds1। अब देखो ds1 क्या है, ds1 है एरिया, इस छोटे से पोर्शन की एरिया है। और अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं मीन्स कि अगर हमें छोटी छोटी एरिया का हम सम करेंगे तो ये हमारी पूरी सरफेस की जो एरिया है वो आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrl होता है ना, या 2πrh, h या l यहाँ पे इसकी हाइट है। तो इसे हम लिख सकते हैं E 2πr इंटू एल। ये कहाँ से आ गया, तो ये हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ds1 इक्वल 2πrl, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 इक्वल्स 2πrl सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स 2πrl। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसका इस वाले जो सरफेस है उसकी छोटी सी एरिया को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो होता है 2πrl। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फ्लक्स इक्वल्स हो जाएगा हमारा E इंटू 2πrl। अब देखो ये जो फ्लक्स है, ठीक है, तो हम गॉस लॉ में ये पढ़े थे कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारा किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, तो हम ये गॉस लॉ में पढ़े हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स E इंटू 2πrl। अब देखो Q क्या है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, कितना चार्ज प्रेजेंट है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, तो वो है लैम्डा। मैंने यहाँ पे सिग्मा लिख दिया था, तो वो सिग्मा नहीं होगा, वो होगा लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, मीन्स कि कितना चार्ज प्रेजेंट है यूनिट लेंथ में, मीन्स ये जो वायर है उसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो होगा हमारा लैम्डा, जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम Q की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो Q क्या हो जाएगा हमारा, Q हो जाएगा लैम्डा L। ठीक है, Q क्या हो गया, लैम्डा L। अब हमें यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई है, तो इस इक्वेशन में हम यहाँ से जो Q की वैल्यू आई है ये इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स E इंटू 2πrl। अभी आपको पता चल चुका है कि ये πrl कहाँ से आया है, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, E को हम इधर रहने देते हैं और बाकी टर्म्स को इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा E इक्वल्स लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2πrl। ठीक है, तो अब देखो ये जो L है, L कैंसिल हो गया, तो E क्या आ जाएगी हमारी, E आ जाएगी हमारी लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2πr हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इसे हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr। अब देखो 1/4π, ये इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिखें, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे थोड़ा सा इरेज करके। ठीक है, तो ये क्या आया है, इक्वल्स आया है हमारा 2 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, r को इधर लेते आते हैं और एप्सिलॉन नॉट को इधर लेते आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू क्या होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा
अपॉन आर। तो यही आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो इसको कैसे हमने डिराइव किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आती है और वो कैसे आती है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।